चलिए तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा पेपर डायरेक्ट टैक्सेशन का। तो इस क्लास के अंदर हम डायरेक्ट टैक्स लॉज एंड इंटरनेशनल टैक्स वाला सब्जेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं। आज हम जानेंगे कि इस सब्जेक्ट के अंदर क्या क्या कंटेंट हमको पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, वो सारी बातें अपन इसके अंदर जानने वाले हैं। देखिए, ये जो सब्जेक्ट है डायरेक्ट टैक्स लॉज एंड इंटरनेशनल टैक्सेशन, फाइनल के अंदर क्या होता है, जो ग्रुप थर्ड है ना उसमें मार्क्स कम आते हैं बच्चों के, उसके अंदर नंबर कम स्कोर होते हैं, क्योंकि ग्रुप थर्ड के अंदर सब्जेक्ट कौन कौन से आप देखोगे तो ग्रुप थ्री के अंदर जो हमारे सब्जेक्ट है उसमें एक तो लॉ आता है, एक कॉस्टिंग आता है, एक एसएफएम आता है और ये एक टैक्स आता है। ये चार सब्जेक्ट से मिलके हमारा ग्रुप थ्री बनता है। और ग्रुप फोर के अंदर भी हमारे चार सब्जेक्ट है। एक सीएफआर हो गया, एक आपका आईडीटी हो गया, एक कॉस्ट एंड मैनेजमेंट ऑडिट हो गया और एक एसपीएम बीवी हो गया। ये अपने पूरे फाइनल का करिकुलर है जिसके अंदर ये सब्जेक्ट्स आते हैं। देखिए, होता क्या है कि थर्ड ग्रुप के अंदर आप देखेंगे ना तो हर एक सब्जेक्ट बड़ा है अप्रोक्सीमेट, और थर्ड ग्रुप को अकेले क्लियर करना बहुत मुश्किल होता है। थर्ड ग्रुप के अंदर क्या होता है कि हर एक सब्जेक्ट अपने आप में एक से बढ़कर एक है, तो अकेले क्लियर करना मुश्किल होता है। बट हम जिस जब इसको फोर्थ ग्रुप के साथ देते हैं तो ये तीन सब्जेक्ट का कोर्स छोटा होता है। तो ये हमको जो मेन मेहनत करनी है वो इन पांच सब्जेक्ट पर करनी है फाइनल के अंदर। ये सब्जेक्ट तो बहुत छोटे छोटे सब्जेक्ट है, क्लास के साथ साथ भी आप करोगे ना, ज्यादा सेल्फ स्टडी की भी जरूरत नहीं है इसमें, तो भी ये सब्जेक्ट अपने हो जाते हैं। बट ये जो पांच सब्जेक्ट होते हैं ना, ये पांच सब्जेक्ट के अंदर अपने को सबसे ज्यादा मेहनत करनी है। तो आपको ये समझ के चलना है कि फाइनल में अगर ये पांच अच्छे हो गए तो ऑटोमेटिकली पूरा फाइनल निकल जाएगा। तो इसके ऊपर हमको ज्यादा मेहनत करनी होती है, इन पांच सब्जेक्ट के ऊपर। अप्रोक्सीमेटली यहाँ पर आने वाले हर एक सब्जेक्ट की ड्यूरेशन 120 टू 150 आवर्स तक होती है। कुछ में थोड़ी बहुत बढ़ भी सकती है, 10 आवर्स कम ज्यादा भी हो सकती है। ये इफेक्टिव आवर्स है हर एक सब्जेक्ट पर अपने को जो लगने वाले हैं। अगर अपने एग्जाम दूर होते हैं तो अपन इसको और बढ़ा देते हैं, अपन और डेप्थ में डिस्कस कर सकते हैं किसी को भी। ग्रुप फोर के अंदर जो है इतना टाइम नहीं लगता। ये सब सब्जेक्ट है ना, इसमें एक 100 आवर्स का है, कुछ 80 और 60-70 में भी हो जाता है। सीएफआर जो है वो इसी में आएगा, उसमें भी इतना ही टाइम लगता है। तो आज जो अपन स्टार्ट करने वाले हैं वो अपना सब्जेक्ट है डायरेक्ट टैक्सेशन। थर्ड ग्रुप का सब्जेक्ट है ये। अब डायरेक्ट टैक्स के अंदर अगर आप देखोगे ना फाइनल के, वैसे तो हम सीएमए के अंदर स्टडी मटेरियल और स्कैनर से ही पढ़ते हैं, बट डायरेक्ट टैक्स में फाइनल के अंदर प्रॉब्लम है। इंटर में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। इंटर में हम क्वेश्चंस वगैरह कहाँ से करते हैं, स्टडी मैट से कर लेते, पास्ट एग्जाम के कुछ देख लेते और वहीं से हमारा पेपर आराम से हो जाता है। बट फाइनल में नहीं हो पाएगा। तो फाइनल में पढ़ने के लिए मैंने क्या किया है कि मैंने दो बुक्स आप लोगों के लिए बना रखी, जो आपको यहाँ पर दिख रही है। ये इन दो बुक से अपने को पढ़ना है। ये जो पहली बुक है, ये डायरेक्ट टैक्स लॉज एंड इंटरनेशनल टैक्सेशन है। इसके बारे में मैं पहले इधर वाली के बारे में बात कर लेता हूँ। ये वाली जो बुक है ये अपनी कंसेप्ट बुक रहने वाली है। इस बुक के अंदर मैंने क्या किए हुए, सारे कंसेप्ट डाले हुए हैं। तो इस बुक के अंदर आपको ओनली एंड ओनली कंसेप्ट्स दिखेंगे, क्वेश्चंस नहीं दिखेंगे इस बुक के अंदर। और क्योंकि अब हमारे स्टडी मैट में क्वेश्चन ही नहीं है, तो इसके लिए मैंने ये दूसरा बना दिया है क्वेश्चन बैंक। इस क्वेश्चन बैंक में हर एक के क्वेश्चंस होंगे। बट जैसा कि आपका जो एग्जाम अटेम्प्ट है वो नेक्स्ट ईयर है, क्या होता है हर साल जून से न्यू प्रोविजन लग जाते हैं। तो जो नेक्स्ट अभी जून 24 दिसंबर 24 आने वाले हैं उनके लिए क्या होगा, नई बुक आएगी। ये बुक है ऑलरेडी, बट इसमें थोड़े बहुत माइनर चेंजेस, एक तो साल चेंज होंगे क्वेश्चन बैंक के अंदर, और दूसरा इसके अंदर थोड़े बहुत जो अमेंडमेंट आते हैं वो चेंज होंगे। तो आप लोगों को जो बुक मिलने वाली यही बुक मिलेगी, बट थोड़े से माइनर चेंजेस के साथ में, जैसे ईयर्स चेंज हो जाते हैं, प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर बदल जाएगा, तो वो होकर के आप लोगों को मिलने वाली है। और जितने भी लोग ऑनलाइन और रिकॉर्डेड वाले हैं तो उनके घर पर आ जाएगी,
उनको ये बुक घर पे मिलेगी और चेंज होकर के मिलेगा जो न्यू न्यू वर्जन आएगा। तो किसी को जल्दी है लेने की तो वो ये वाली भी ले सकता है, फिर कोई ज्यादा बड़े चेंज नहीं है। अब हम हमारे सब्जेक्ट की बात करते हैं। अगर मैं कंसेप्ट बुक को इंडेक्स को देखूं तो अगर आप बुक के अपने स्टडी मैट के इंडेक्स को देखेंगे तो इतने चैप्टर है। कंसेप्ट बुक मैंने क्या दो फेज में बांट रखी है। पहले फेज का इंडेक्स देखेंगे तो यहाँ पर हमको 10 चैप्टर दिखेंगे और वॉल्यूम 1 के अंदर, और इसी तरीके से फिर आगे जाकर के एक और वॉल्यूम आता है कंसेप्ट बुक के अंदर। और यहाँ पर भी कुछ चैप्टर अपने को देखने को मिलते हैं। 2 वॉल्यूम थे और दोनों को ऐड कर दिया है। इधर 22 चैप्टर और है, तो 10 + 22 अप्रोक्सीमेट हमारे हो गए 32 चैप्टर्स। आगे वाले इसमें रिपीट नहीं है। तो 32 चैप्टर्स हमारे हैं जो कि हमको फाइनल में पढ़ना है। अब मैं चैप्टर्स के बारे में बताने जा रहा हूँ कि अपने मेन चैप्टर्स कौन से हैं जिन पर अपना पहला फोकस होना चाहिए और जिसको हमको पहले कंप्लीट करना है। देखिए, डायरेक्ट टैक्स का पेपर 100 मार्क्स का। अच्छा, 100 मार्क्स में बाइफरकेशन क्या है? देखिए, डायरेक्ट टैक्स एक ऐसा पेपर है, चाहे ओल्ड सिलेबस में हो, कोई न्यू सिलेबस में हो, किसी भी सिलेबस में हो, ये चेंज नहीं होता। डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स दोनों पेपर सेम रहते हैं हमेशा, ये कभी भी चेंज नहीं होंगे, क्योंकि ये लॉ है, टैक्स है, जो कि कभी भी नहीं बदलता है अनटिल अनलेस सरकार ही ना बदल दे इसको। अब ये जो डायरेक्ट टैक्स का पेपर है अपना 100 मार्क्स का, ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। 2 पार्ट्स में कैसे डिवाइडेड है? एक तो डायरेक्ट टैक्स ही है और दूसरे पार्ट को हमने नाम दिया है इंटरनेशनल टैक्सेशन। इस बुक का नाम भी यही है, डायरेक्ट टैक्स लॉज एंड इंटरनेशनल टैक्सेशन। अच्छा, डायरेक्ट टैक्स कितने नंबर मार्क्स का है इसमें, पता है आपको? डायरेक्ट टैक्स कितने का और इंटरनेशनल कितने का है? पहले देखो यहाँ पर कितना होता था, 70-30। अब कितना है न्यू सिलेबस में? डायरेक्ट टैक्स जो है अपना 60 मार्क्स का है, और इनडायरेक्ट टैक्स जो है अपना वो 40 मार्क्स का है। तो ये 60-40 करके अपना टोटल बनता है। अभी इंटरनेशनल टैक्सेशन कोई बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है, ये 40 नंबर हम अच्छे से आसानी से स्कोर कर सकते हैं। ये 40 मार्क्स हमारा टारगेट भी इन पर ही रहेगा शुरुआत में ज्यादा, कि 40 मार्क्स को देखो, हमारा टारगेट हमेशा ये रहेगा कि मार्क्स सिक्योर करना है। सपोज करिए ये 32 चैप्टर है, इसमें से 10 से 15 चैप्टर में ही अपने 80-90 मार्क्स है। बाकी जो चैप्टर्स है वो थोड़े बहुत है। हालांकि पेपर जो हम अप्रोक्सीमेटली आप आइडिया लेकर के चले तो 120 to 128 मार्क्स का आता है, डिपेंडिंग अपॉन दी पैटर्न। ये जो 120 से 128 नंबर का पेपर आता है इंक्लूडिंग ऑप्शंस, मतलब हमारी बुक में जो बाइफरकेशन दे रखा है वो कितने का है, 100 नंबर का, बट पेपर एक्चुअल में 100 से ज्यादा का आता है ऑप्शंस वगैरह मिला करके। अब इसमें से हमको कितना अटेम्प्ट करना होता है? हमको अटेम्प्ट करना होता है 100 मार्क्स, 100 नंबर का अटेम्प्ट करना होता है हमको। अब होता क्या है कि जैसे मैंने बताया कि 10 से 12 चैप्टर ही ऐसे हैं जहां से 80 to 90 मार्क्स का पेपर बन जाएगा। बाकी फिर इतने सारे चैप्टर और मार्क्स थोड़े से। तो पहले हमको इस तरीके से हमारी स्ट्रेटेजी रहेगी और चैप्टर डिजाइन होंगे कि हम ज्यादा से ज्यादा मार्क्स कवर करें, और स्टार्टिंग की 60-70 क्लासेस में ही आप इस मार्क्स तक पहुंच जाएंगे जो ये है। फिर बाकी छोटे छोटे चैप्टर है और इंटर से रिलेटेड कंटेंट भी है। देखो, इंटरनेशनल टैक्सेशन अप्रोक्सीमेट खुद ही 40 नंबर का है, ये अप्रोक्सीमेट 1 मंथ लेता है। 1 मंथ को मैं छोड़ दूं तो 25 क्लासेस तक हमको इफेक्टिवली इसको करने में लगती है। तो आप सोचो 25 क्लास करके हमको 40 मार्क्स मिल गए फाइनल के डायरेक्ट टैक्स के। ये अपने आप में एक चैप्टर है, अगर आप देखेंगे बुक के अंदर तो इंटरनेशनल टैक्स एक चैप्टर है, कोई ऐसा नहीं है कि एक पार्ट हो पूरी बुक का, ये एक चैप्टर ही है जिसमें छोटे 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 टॉपिक्स है।
डायरेक्ट टैक्सेशन के अंदर फाइनल का कंटेंट भी पढ़ना है और इंटर्न का कंटेंट भी पढ़ना है। क्या पढ़ना है आइए उसके बारे में डिस्कस करते हैं। व्हाट वी नीड टू स्टडी, तो ये आप नोट भी कर लीजिएगा कि हमको पढ़ना क्या क्या है, क्योंकि बुक के अंदर सिलेबस नहीं है, मतलब वहां लिखा है उससे अलग पढ़ना है हमको। कंटेंट ऑफ सीएमए फाइनल डायरेक्ट टैक्स, ऑनलाइन वाले भी भाई सभी को ये नोट करना है। सीएमए फाइनल डायरेक्ट टैक्स का कंटेंट क्या रहने वाला है, इसमें हम पढ़ने क्या क्या वाले हैं। तो देखिए सीएमए फाइनल डायरेक्ट टैक्स के अंदर कुछ कंटेंट तो एक्सक्लूसिवली फाइनल के अंदर ही है और कुछ इंटर का भी पढ़ना है। ऐसा नहीं है कि इंटर खत्म हो गई तो उसका कंटेंट खत्म हो गया है, वो भी पढ़ना पड़ेगा। फाइनल का कंटेंट भी पढ़ना है और इंटर का कंटेंट भी पढ़ना है सर। फाइनल के अंदर क्या क्या पढ़ना है इसके बारे में मैं बात करने जा रहा हूँ कि सर कौन कौन से टॉपिक्स हमारे लिए नए हैं जो कि हमने इंटर में पढ़े ही नहीं है। उन चैप्टर्स के बारे में मैं यहाँ पर बात करूंगा। मेजर जो चैप्टर्स हमारे होने वाले इनके बारे में, कुछ मिसलिनियस छोटे मोटे चैप्टर भी वो भी मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से होने वाले। देखिए फाइनल में सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा मार्क्स रखने वाला टॉपिक है इंटरनेशनल टैक्सेशन, जो कि हमारे फोकस में रहेगा शुरुआत से ही। इंटरनेशनल टैक्सेशन को कवर करना, सबसे पहले मैं इसी पर फोकस करूंगा और शुरुआत के अपन 1 महीने के अंदर ही ये 40 नंबर कवर कर लेंगे। फिर उसके बाद में अगला जो चैप्टर आता है, या मार्क्स वाइज देखूं तो मैं असेसमेंट प्रोसीजर, ये कम ज्यादा होता रहता है। असेसमेंट प्रोसीजर में क्या आ गया, वही रिटर्न्स वगैरह और रिटर्न भरने के बाद की प्रोसेस, पेनल्टीज, प्रोसिक्यूशंस, ये सब इसी में आ गया। जो आपके इंटर में कम लेवल पर था, इंटर का आगे का लेवल है इसके अंदर कि रिटर्न कब भरना है, रिटर्न भरने के बाद असेसमेंट कैसे होगा, क्या प्रोसेस होगी, वो सारी चीजें इसके अंदर है। इसके अलावा पीजीबीपी, जो कि इंटर में भी था और फाइनल में भी, मैं उसको उधर भी लिख सकता हूँ। इस चैप्टर को तो मैं उधर भी लिखूंगा इंटर में, और फाइनल के अंदर बुक के अंदर नहीं मिलेगा ये चैप्टर जैसे, लेकिन फिर भी ये चैप्टर हमको पढ़ना पड़ेगा। इसके अलावा मिनिमम अल्टरनेट टैक्स, जैसे हम इंटर में एएमटी पढ़ते हैं, एएमटी यहाँ भी पढ़ना है वैसे, यहाँ पर मैट पढ़ना है इंपॉर्टेंटली, कंपनीज के ऊपर लगता है और इसका क्वेश्चन काफी ज्यादा बार आता है। इसके अलावा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में आता है असेसमेंट ऑफ ट्रस्ट, जो एक्सक्लूसिव फाइनल के अंदर है। तो ये फाइनल में, अब ट्रस्ट भी चैरिटेबल, रिलीजियस है, बिजनेस ट्रस्ट है, वो इसके अंदर हमको पढ़ना होगा कि कौन कौन सा कंटेंट है। ट्रस्ट के भी एक दो दो पार्ट है। इसके बाद में अगला चैप्टर बिजनेस रिस्ट्रक्चरिंग, ये एक तरीके से कैपिटल गेन है। जो कैपिटल गेन का चैप्टर था ना, अप्रोक्सीमेटली वही वाला चैप्टर इसके अंदर है। और फाइनल के अंदर देखते हैं, छोटे मोटे चैप्टर्स की मैं बात कर लेता हूँ। छोटे मोटे चैप्टर मतलब दो दो क्लास के चैप्टर। इक्वलाइजेशन लेवी, एडवांस रूलिंग, ये छोटे छोटे थियोरटिकल चैप्टर्स है फाइनल के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके अलावा अपन बात करें जो काम के चैप्टर है, असेसमेंट प्रोसीजर में बहुत सारे चैप्टर एक साथ ही मान रहा हूँ कि सब आ गए। अपार्ट फ्रॉम दैट छोटे मोटे चैप्टर में वापस से मैं आ रहा हूँ, ब्लैक मनी एक्ट, एक ही क्लास का है ये, कोई बड़ा नहीं है चैप्टर, ये ज्यादा बड़ा नहीं है, एग्जाम में भी नहीं पूछा गया है, तो कम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में हमको डालना है।
टनेज टैक्सेशन। इधर मैं लिख रहा हूँ जो ओनली आप फाइनल में हो, आपको आइडिया ही नहीं है कि ये चैप्टर होते क्या है, आप ओनली फाइनल में ही आकर के इन चैप्टर्स को पढ़ते हैं। और एक लास्ट चैप्टर लिख लीजिए, टैक्सेशन ऑफ द इनकम ऑफ इन्वेस्टमेंट फंड। ये भी छोटे चैप्टर ही है। एंड सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट। तो ये जो बात मैंने करी, ये वो बात करी जो एक्सक्लूसिव फाइनल में है। अब ये फाइनल के इन चैप्टर्स को पढ़ने और समझने के लिए हमें इंटर का कंटेंट भी आना चाहिए। मतलब ये वाले चैप्टर तो हमको पढ़ने ही पढ़ने हैं, इनको पढ़ने के लिए जो बेस है वो बेस हमारा इंटर के अंदर है। तो अभी देखिए इंटर के कौन कौन से चैप्टर फाइनल में पढ़ने हैं। अब ये चैप्टर आपको इंस्टीट्यूट के स्टडी मैट में नहीं मिलेंगे, लेकिन फिर भी हमको यहाँ पर पढ़ने होंगे। देखिए एक तो पार्ट है बेसिक्स का, या आप फाइनल का भी बोल सकते हैं, इंटर का भी बोल सकते हैं। बेसिक्स में हमको टैक्स रेट पढ़नी है, या वो बेसिक नहीं पढ़ना, एसएससी क्या होता है वगैरह, वो तो हमको आता है ऑलरेडी। इसके अलावा रेसिडेंशियल स्टेटस अब इतना नहीं आता है, बट रेसिडेंशियल स्टेटस के अंदर एक वोडाफोन केस है, उसको हमको देखना है, उससे कुछ कंसेप्ट निकल के आते हैं। सैलरी चैप्टर काम का नहीं है, हाउस प्रॉपर्टी काम का नहीं है। फिर पीजीबीपी चैप्टर जो है वो मैंने उधर भी लिखा है, इधर भी लिखा है। इंटर से 10% ज्यादा कंटेंट है, थोड़ा सा हायर लेवल है। क्वेश्चन का 70 to 80% लेवल हायर होगा। जो क्वेश्चन बैंक में मैंने डाल रखे हैं उसमें काफी सारी चीजें, अगर अपन क्वेश्चन बैंक ही कर ले, आपको क्वेश्चन के लिए सिर्फ ये क्वेश्चन बैंक करना है, इसको दो दो बार आप कर लोगे ना तो आसानी से अपने सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे जितने भी इसके अंदर। इसके बाद में मैं बात करूं तो इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन काम आने वाला है। इसके अलावा थोड़ा बहुत इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। नेक्स्ट इज क्लबिंग ऑफ इनकम, थोड़ा बहुत काम आएगा। सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड, ये भी ज्यादा काम नहीं आता है, थोड़ा बहुत टॉपिक्स के बीच में। डिडक्शंस इंपॉर्टेंट है, डिडक्शंस बिल्कुल काम आएंगे, और इम्पॉर्टेंट भी हमको मार्क करके रखना है। इसके अलावा मैं बात करूं टीडीएस टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, यहाँ थोड़ा सा एक्स्ट्रा भी है, नॉन रेजिडेंट का भी है, नॉन रेजिडेंट से रिलेटेड टीडीएस भी है। इसके अलावा एडवांस टैक्स जो अपन पढ़ते हैं, छोटा सा टॉपिक है, आपको पता भी होगा, तो वो यहाँ पर भी है, और उसका क्वेश्चन भी एग्जाम में एक बार तो 8 मार्क्स तक का आया हुआ है। इसके अलावा आईसीडीएस, वो सेम टू सेम इंटर वाला ही है। अपार्ट फ्रॉम दैट एग्रीकल्चर इनकम, और कुछ छोटे मोटे मिसलिनियस टॉपिक्स। ये मेनली हमारा कोर्स होने वाला है। अब हमारा देखिए पढ़ने का पैटर्न क्या रहेगा, उसके बारे में मैं बात करता हूँ। तो पढ़ने के पैटर्न में क्या होगा कि हमको क्लास में नोट्स लिखने हैं, कुछ कंसेप्ट बुक से पढ़ने हैं, फिर जो भी चैप्टर होगा उसको हमको क्वेश्चन बैंक से करना है। क्वेश्चन बैंक से उसके सारे क्वेश्चंस करेंगे, देन नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे अपन। तो जो भी क्वेश्चंस हमको करने हैं, स्टडी मैट के सारे क्वेश्चन भी मैंने क्वेश्चन बैंक में डाल दिए हैं। तो आपको इंस्टीट्यूट के स्टडी मैट को दो दो स्टडी मैट फॉलो करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी मैंने इसमें ही डाल दिए।
तो जो क्वेश्चन बैंक आपके पास होगा उसके अंदर आपको जो भी रेलिवेंट क्वेश्चन है करने के लिए वो सब एक ही जगह मिलने वाले हैं। तो अपने को डायरेक्ट टेक्स्ट के अंदर स्पेशली अलग अलग बुक्स को करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बाकी सब्जेक्ट में आपको क्या करना होगा, बाकी सब्जेक्ट के अंदर इंस्टीट्यूट का स्टडी मैट भी करना होगा, जैसे एसएफएम हो गया, कॉस्टिंग हो गया। लेकिन ज्यादातर जगह हमने क्या किया है, जो आपको बुक्स मिलती है यहाँ से, तो इंस्टीट्यूट का स्टडी मैट भी उसी बुक में डाल दिया और एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी उसी बुक में डाल दिए, तो सब एक जगह हो गए। तो जो अभी बुक्स आपको मिलेगी तो तब आप उसमें देखेंगे कि सारी चीजें एक जगह ही है, तो अपने को दो दो जगह जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, दोनों चीजें एक जगह मिल जाएगी। तो ये अपना कंटेंट हो गया है कि क्या अपने को पढ़ना है। ये अपना कंटेंट, ये क्लियर है सभी को कि क्या पढ़ना है। अब अपन पढ़ना स्टार्ट करने वाले हैं। सबसे पहले देखो यहाँ पर एक टॉपिक जो है वो है बेसिक्स का। वो इंटर वाला बेसिक्स नहीं है, वो फाइनल का बेसिक्स मैं कहूंगा। अगर आप फाइनल पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं तो सबसे पहली चीज हमको आनी चाहिए टैक्स की रेट्स। टैक्स रेट्स हमको जब आएगी तभी जाकर के अपन आगे बढ़ पाएंगे। अच्छा, अब जो अगले साल आप एग्जाम देंगे उसके अंदर क्या आ गए, अमेंडमेंट आ गए। तो मैं आपको अमेंडमेंट भी बताऊंगा कि क्या आ गए, और हमको थोड़े से अमेंडमेंट भी उसके साथ में पढ़ने होंगे, और मैं बताऊंगा कि क्या क्या टैक्स रेट्स के अंदर अमेंडमेंट आए हैं। जो न्यू टैक्स रिजाइम होती है अल्टरनेट 115 बीएसी, उसमें चेंज आ गया है, वो अमेंड हो गई है, तो उसका अमेंडमेंट मैं आपको बताऊंगा। बाकी सरचार्ज की रेट में भी चेंज आ गया है, वो क्या आया है उस पर भी बात करेंगे। तो अभी जो अपन स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज आर बेसिक। बेसिक चैप्टर के बारे में अब अपन बात करेंगे, और उसमें भी क्या है, पूरा बेसिक नहीं, टैक्स रेट पढ़नी है। एक इंपॉर्टेंट चीज जो ध्यान में रखनी है आपको, जो ऑफलाइन बैठे हैं वो, और जो अभी ऑनलाइन है और बाद में ऑफलाइन आने वाले हैं जो लोग, उनको ध्यान रखिए कि आपको क्लास में रेगुलरिटी मेंटेन करनी है। अगर आप सारी क्लासेस रेगुलरली प्रेजेंट रहकर भी ले लोगे, कैसे भी आ रहे हो बस आप क्लास में, और रेगुलरिटी मेंटेन कर रहे हो, तो आपके पास होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। देखिए, कोर्स करने में अपने को लगभग लगभग 6 महीने तक का समय लगता है। तो 6 महीने में अपन ये कोर्स कंप्लीट कर लेंगे। आपको 6 महीने में छुट्टी लेने की कोशिश भी नहीं करनी है, आपको ये रेगुलरिटी मेंटेन करनी। और जब अपना ये कोर्स हो जाएगा उसके बाद में अपन रिवीजन क्लासेस स्टार्ट करेंगे, तो वो रिवीजन आपको लेना है। जैसे अभी दिसंबर वालों का रिवीजन आज से स्टार्ट हो रहा है, तो वो रिवीजन क्लासेस आपकी होकर के आपको कंप्लीट कर लो। अब मान लो आप जैसे दिसंबर में देने वाले हो नेक्स्ट, तो आपको पहले ही कंप्लीट कर देना है सब कुछ, टेस्ट वगैरह देके। और 2 बार भी टेस्ट दे सकते हो आप, एक तो जून अटेम्प वाला और एक फिर दिसंबर अटेम्प वाला टेस्ट। चलिए, अब अपन आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आपका एग्जाम कब है? जून में दोगे आप, ठीक है। बाकी तो ऑनलाइन में तो आई थिंक सब दिसंबर है, या इसमें भी जून हो सकता है, एक बार देख लेंगे भाई ऑनलाइन वालों का कब है। चलिए बात करते हैं डायरेक्ट टैक्स और इंटरनेशनल टैक्सेशन के बेसिक्स के बारे में, और इसमें मैं क्या बात करने वाला हूँ, टैक्स रेट्स की। जो आपने इंटर में पढ़ी थी, हो सकता है भूल गए हो, तो वो रिकॉल हो जाएगी। और कुछ अमेंडमेंट जो आए वो भी आपको पता चल जाएंगे कि जो आपने पढ़ा है उसमें और इसमें क्या क्या अमेंडमेंट आए। देखिए, जो टैक्स की रेट्स है वो काम कहाँ कहाँ आएगी। जैसे अभी मैं इसके जस्ट बाद में स्टार्ट करूंगा इंटरनेशनल टैक्सेशन, या बीच में एक छोटा टॉपिक ले लूंगा पहले, फिर इंटरनेशनल टैक्सेशन, ताकि बाकी लोगों का वो मिस ना हो, क्योंकि जो भी लोग आने वाले हैं उसमें इंटरनेशनल टैक्सेशन फिर 1 महीने तक वही पढ़ना है अपने को, उसमें कोई एंट्री नहीं हो पाती है फिर। तो टैक्स रेट्स का काम कहाँ कहाँ आएगा, आपको फाइनल में कहीं भी टैक्स निकलवा सकता है। अभी जो अपन आगे इंटरनेशनल टैक्स पढ़ेंगे ना, उसमें एक तो टैक्स रेट निकालना काम आएगा जो कि इंटर से रिलेट करता है, और एक डिडक्शन काम आएंगे 3 4, एटीसी, एटीडी, एटी क्यू क्यू बी, आरआरबी, टीटीए, ये 4 5 डिडक्शन काम आते हैं, जो मैं आपको बता भी दूंगा। हो सकता है आप भूल गए हो, तो वो डिडक्शन क्या होते हैं, ताकि अपन इंटरनेशनल टैक्स पढ़ पाए चैप्टर को। तो ये टैक्स रेट का जो कनेक्शन है वो इंटरनेशनल टैक्सेशन के साथ में है, और एक डिडक्शन है उसका भी इंटरनेशनल टैक्सेशन के साथ में। अब टैक्स रेट्स को कैसे डिवाइड किया गया है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, टैक्स की रेट अलग अलग असेसीज के लिए अलग अलग रखी गई है।
सबसे पहला पार्ट जो टैक्स रेट का है वो होने वाला है अपने लिए इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीओआई, एजेपी का। इन लोगों के ऊपर टैक्स की जो रेट लगती ना वो लगेगी स्लैब रेट। अब ये स्लैब रेट क्या है मैं सेपरेटली डिस्कस करूंगा, ओल्ड और न्यू टैक्स रिजाइम दोनों पर बात करनी है अपने को कि स्लैब रेट के अंदर ओल्ड टैक्स रिजाइम और न्यू टैक्स रिजाइम क्या है। उसके बाद में सेकंड जो असेसी है वो है फार्म एलएलपी एंड लोकल अथॉरिटी। फार्म एलएलपी लोकल अथॉरिटी पर फ्लैट रेट से टैक्स लगता है। क्या टैक्स रेट है इनके ऊपर? 30% की फ्लैट रेट से टैक्स लग जाता है। नेक्स्ट वन इज कंपनी। फाइनल में कंपनी का पार्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखो इंटर लेवल पर आप क्या करते हैं, जनरली आप डील करते हैं किसके साथ में? आप इंटर लेवल पर डील करते हैं इंडिविजुअल्स और एचयूएफ के साथ में। जैसे आपने 11 ट्वेल्थ में पढ़ा होगा, तो 11th में तो आप प्रोपराइटर के बुक्स ऑफ अकाउंट्स वगैरह बना रहे होते हैं, और जैसे ही 12th में आते हैं तो कंपनी अकाउंट्स, कंपनी के अकाउंटिंग करते हैं, इशू ऑफ शेयर्स, डिबेंचर्स वगैरह। वैसे ही यहाँ पर है, आप इंटर लेवल पर क्या कर रहे हैं, इंडिविजुअल और एचयूएफ से डील कर रहे हैं मेनली। यहाँ पर आप मेनली कंपनी से ही डील करेंगे ज्यादातर। इंटरनेशनल टैक्सेशन में भी मेनली कंपनी कंपनी आएगी पूरी। मैट में कंपनी आएगी, पीजीबीपी के क्वेश्चन में भी कंपनी आ जाएगी। तो यहाँ पर आपको जो मैक्सिमम क्वेश्चन दिखेंगे ना वो कंपनी ओरिएंटेड दिखेंगे, कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू से। क्योंकि अब फाइनली आप क्या है, फाइनल करके जाने वाले हो प्लेसमेंट के अंदर। तो प्लेसमेंट के अंदर जो है कंपनी से रिलेटेड काम अपन को ज्यादा पूछा जाएगा और चीजें पूछी जाएगी। हालांकि जहां से क्वेश्चंस बनते हैं प्लेसमेंट, वो एरियाज भी मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ कहाँ से बनते हैं। जैसे पहला एरिया तो हम ये पढ़ ही रहे हैं, इंटरव्यू में टैक्स की रेट पूछ लेते हैं अलग अलग सिचुएशंस में कि क्या क्या टैक्स की रेट लगेगी। अब कंपनी की बात मैं करता हूँ कि कंपनी के ऊपर टैक्स की रेट क्या है। यहाँ भी एक छोटा सा अमेंडमेंट आएगा, और ये अमेंडमेंट हर साल ही आता है इसके अंदर, ईयर चेंज हो जाता है थोड़ा सा। कंपनी को मैं दो पार्ट में बांट देता हूँ। एक हो गई डोमेस्टिक कंपनी और एक हो गई हमारी फॉरेन कंपनी। एंड सेकंड पार्ट हो गया फॉरेन कंपनी। फॉरेन कंपनी पर टैक्स की रेट है 40%। 40% की रेट से फ्लैट टैक्स लगेगा फॉरेन कंपनी पर। और जो डोमेस्टिक कंपनी है उनको मैं दो पार्ट में बांट रहा हूँ, एक छोटी डोमेस्टिक कंपनी और एक बड़ी डोमेस्टिक कंपनी। डोमेस्टिक कंपनी को मैं बोल रहा हूँ एक तो स्मॉल हो जाएगी और एक लार्ज हो जाएगी। स्मॉल और लार्ज को डिफाइन अभी अपन करेंगे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्मॉल और लार्ज का मतलब क्या है, उसके बारे में भी बात करेंगे अपन। अगर छोटी डोमेस्टिक कंपनी है तो उस पर टैक्स की रेट है 25%। 25% की रेट से टैक्स लगेगा। आप इस बेसिक्स में कुछ अलग टैक्स रेट भी पढ़ेंगे जो आपने इंटर में नहीं पढ़ी है, कुछ स्पेशल टैक्स रेट्स भी आएगी।
वो अलग अलग कंसेप्ट है कंपनी से रिलेटेड ही। और लार्ज कंपनी पर टैक्स की रेट है ये 25 और 30, तो आपने इंटर में भी पढ़ी होगी टैक्स की रेट। अब इसके अलावा 22% भी होती है, वो मैं बताऊंगा किस पर होती है, वो इंटर में नहीं होता, फाइनल में अपने को पढ़ना होता है। और इसके अलावा टैक्स की रेट 15% भी होती है कंपनी पर, वो कुछ स्पेसिफिक कंडीशन पूरी करने पर। अभी हम फिलहाल इसकी बात करें तो छोटी डोमेस्टिक कंपनी को हमने बोला 25% और बड़ी है तो 30%। अगर कभी इंफॉर्मेशन ना हो, कुछ भी पता ना हो, तो बड़ी कंपनी मान के 30% ही टैक्स रेट अपने को लगानी है। अब बात आती है कि छोटी कंपनी का मतलब क्या है, स्मॉल कंपनी किसको बोलेंगे। ये स्मॉल कंपनी एक्ट में नहीं लिखा हुआ, ये हमने खुद बनाया है फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। स्मॉल कंपनी कौन है, तो स्मॉल कंपनी को डिफाइन किया गया, इट मींस सच कंपनी whose turnover in, अब देखो ईयर कैसे लेते हैं उसकी बात करता हूं। हमारा असेसमेंट ईयर हो जाएगा 2024-25। प्रीवियस ईयर होगा 23-24। उससे पिछला साल होगा 22-23। और उससे पिछला होगा 21-22। यहाँ पर 21-22 का टर्नओवर देखा जाएगा, हुज टर्नओवर दो इन 2021-22 वाज अप टू रुपीज, कितना टर्नओवर की लिमिट होती थी यहाँ, 400 करोड़। अब देखो यहाँ पर ये ईयर क्यों लिया गया 21-22, इसका क्या रीजन है। ये टैक्स रेट प्रीवियस ईयर 23-24 और असेसमेंट ईयर 24-25 के लिए है। देखो सबसे पहले तो 23-24 की बात करता हूँ। जो हमारे ऊपर बजट लगने वाला है वो बजट है 2023 का, फाइनेंस एक्ट 2023 लगना। और ये कब आया, फेब्रुवरी 23 में। अब जब ये फेब्रुवरी 23 में बजट आया, उस टाइम तक 23-24 तो आया ही नहीं था, पहली बात। तो दूसरी बात ये कि हमको टैक्स रेट किस साल के लिए चाहिए, इसी साल के लिए। आपको तो ये भी पता है कि कई लोगों को एडवांस टैक्स जमा कराना होता है, एडवांस में टैक्स। अब एडवांस टैक्स जमा कराने वाला तो हमको ऐसे बोलेगा, सर एक बार रुक जाओ, पहले पूरा साल खत्म होने दो, तभी तो मुझे टर्नओवर पता चलेगा, तभी मैं टैक्स भरूंगा। बोले सरकार बोले नहीं नहीं ये तो गलत है। बोले ऐसे कैसे, तो बोले 23-24 तो अपन लिख ही नहीं सकते, क्योंकि उस साल के लिए तो अपने को टैक्स रेट पहले से चाहिए, साल शुरू होने से पहले ही टर्नओवर फाइनल होना चाहिए। तो बोला सर 23-24 तो ले नहीं सकते क्योंकि वो साल तो अब चलेगा, तो एक काम करो 22-23 ले लो। बोले यार 22-23 में भी दिक्कत है। बोले क्या दिक्कत है 22-23 में, बोले पहली बात तो अपन बजट कब बना रहे, फेब्रुवरी 23 में बैठ के, तो 22-23 तो खत्म ही नहीं हुआ। दूसरी बात, साल खत्म होने का मतलब ये थोड़ी ना है कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स बन के फाइनल हो गए। पहले साल खत्म होता है और सितंबर तक उनकी क्या होती है, ऑडिट। फिर अक्टूबर में उनका रिटर्न भरा जाता है जाकर के। तो एक बात बताओ, 22-23 के भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स कब जाके फाइनल होंगे, सितंबर 23 तक जाके होंगे। जैसे अपनी अपना पिछला साल जो चला गया 22-23, उसके बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑडिट वगैरह अभी सितंबर में हुई है रिसेंटली, फिर अक्टूबर में उनकी रिटर्न फाइलिंग चल रही है। तो ये वाली चीज भी आप देखोगे ना, तो 22-23 का भी टर्नओवर फाइनल नहीं मिल रहा है अभी। वो भी क्या होगा कि अभी तो साल खत्म होगा, जब ये एक्ट बना रहे हैं फेब्रुवरी 23 में बैठ के बजट, तब ये बोल रहे हैं 22-23 में तो पहले पूरा साल खत्म होगा। खत्म होने का मतलब टर्नओवर फाइनल होना थोड़ी है। बोले क्यों नहीं सर, खत्म हो गया टर्नओवर फाइनल कर लो। बोले नहीं भाई, कोई तो कमी बताएगा जानबूझ के, 400 के नीचे ही रखेंगे लोग तो, कि क्यों ज्यादा बताए। बोले हाँ ये बात भी सही बोल रहे हो, आप 400 के नीचे रखेंगे क्योंकि टैक्स रेट कितनी लगेगी, 25% ही लगेगी। तो बोले यार ये साल भी नहीं लिख सकते क्योंकि इस साल में तो घपला होने के भी चांसेस है। अभी 22-23 तो अगले के हाथ में ही तो है, कौन सा खत्म हो गया है, कौन सी ऑडिट हो गई है, तो इसलिए 22-23 के बुक्स ऑफ अकाउंट्स में भी मैनिपुलेशन पॉसिबल है। तो उन्होंने बोला ऐसा साल लो जिसकी ऑडिट हो गई हो और बुक्स ऑफ अकाउंट्स भी क्लोज हो गया हो। बोले सर वो तो 21-22 है। बोले देखो 21-22 खत्म कब हुआ होगा, 31 मार्च 22 को, और सितंबर 22 तक उसकी क्या हो गई होगी, ऑडिट वगैरह निपट गई होगी। तो 21-22 के जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है ना, वो पूरे फुल एंड फाइनल हो रखे होंगे।
इसी वजह से देखो यहाँ पर जो लिया गया है टर्नओवर वो कौन से साल का देखा जा रहा है, 21-22 का देखा जा रहा है, जो अप टू 400 करोड़ होना चाहिए। ये 400 करोड़ की जो लिमिट है ये अपने को एमसीक्यू में पूछी जा सकती है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। अब फाइनल में ध्यान रखना, फाइनल के अंदर देखो पेपर पैटर्न तो मैं अभी बता नहीं सकता क्योंकि चेंज कर रहा है इंस्टीट्यूट कंटिन्यूअसली, बट एमसीक्यू 2 मार्क्स के आते हैं। जो अभी न्यू पैटर्न आया है उसके अकॉर्डिंग 2 2 मार्क्स के एमसीक्यूज आएंगे। अभी तक कितने एमसीक्यू आते थे आपके, 10 आते थे, अब 12 कर दिए हैं। मतलब 4 नंबर और एमसीक्यू में अभी के पैटर्न जो नया आया है उसके अकॉर्डिंग तो मतलब 24 मार्क्स के एमसीक्यू आ रहे हैं। अब आपको उसमें जस्टिफिकेशन भी देना पड़ता है, ऐसे नहीं मिलते कि सिर्फ एबीसीडी टिक कर दिया और 2 मार्क्स मिल गए। तो हमको जो भी एमसीक्यू प्रिपेयर करने वो आप ध्यान रखिएगा विथ जस्टिफिकेशन। माइंड में आपको देखो एमसीक्यू पढ़ने की कोई जगह नहीं होती। कई लोग मुझे बोलते हैं सर एमसीक्यू बुक बना दो, एमसीक्यू पढ़ लेंगे। मैं एमसीक्यू बुक कहाँ से बनाऊंगा, इसी में से कंसेप्ट में से। मैं क्या करूंगा, ऐसी कंपनी जिसका टर्नओवर 21-22 में अप टू 400 करोड़ था, उस पे टैक्स की रेट क्या लगेगी। फिर मैंने ऑप्शन दे दिए 25, 30, 22, 15। इसका मतलब क्या हुआ, जो एमसीक्यू बना वो किस में से बनता है, कंसेप्ट में से बनता है। तो काफी सारे लोगों को ये मिथ होता है कि सर एमसीक्यू कहाँ से पढ़े, कहीं से नहीं पढ़ना। एमसीक्यू नहीं पढ़ना, ये कंसेप्ट क्लियर अगर आपका है तो एमसीक्यू इन्हीं लाइंस में से बनते हैं। तो फर्स्ट प्रेफरेंस हमारा ये कंसेप्ट क्लियरिटी होनी चाहिए। और आपको हमेशा माइंड में एक चीज क्लियर होनी चाहिए कि आप फाइनल में कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं तो क्यों पढ़ रहे हैं भाई, आखिर रीजन क्या है, इसको पढ़ के मिलेगा क्यों। क्योंकि इंस्टीट्यूट का साफ साफ कहना है, थोड़े टाइम पहले मेरी सेंट्रल काउंसिल मेंबर से बात हो रही थी, उन्होंने बोला कि अब हम पेपर ये सोच के बनाएंगे कि स्टूडेंट के कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। मतलब रटा हुआ आदमी पास नहीं होगा। किसी ने रट लिया चीजों को, बोले ऐसा है तो ऐसा ही कर दो, बोले नहीं ऐसे करके तो पास नहीं होंगे। आपकी कंसेप्ट क्लियरिटी बहुत जरूरी है। तो आप ये ध्यान रखिए कि आपको जो वर्क करना है और जितना भी पढ़ना है फाइनल में, तो उसमें माइंडसेट क्या होना चाहिए कि मुझे ये पता होना चाहिए कि मैं ये टॉपिक पढ़ क्यों रहा हूं, मैं इसको ऐड कर रहा हूं तो क्यों कर रहा हूं, इसको लेस कर रहा हूं तो क्यों कर रहा हूं। ये जब तक पता नहीं होगा ना, तब तक ना तो पढ़ने में मजा आएगा और ना ही हमारे एग्जाम में मार्क्स आ पाएंगे। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखना। एक ही जगह ऐसा रटने वाला सीन आएगा, वो फाइनल की कॉस्टिंग में एक ओएमएसएम है, उसके अंदर जो मेथड्स है वो लाइन काटना, असाइनमेंट, पूरा इंटर का ये सेम। मतलब वो आपके लिए कोई बर्डन नहीं बनेगा। इंटर के अंदर जो ओएमएसएम थी ना, फाइनल के अंदर कॉस्टिंग में वो ओएमएसएम फिर से है और एज इट इज कंटेंट है। तो उसमें अपने को दिक्कत नहीं आने वाली है, वो आसानी से हो जाएगा। तो क्लियर है सभी को ये बात यहाँ तक कि टैक्स रेट्स के अंदर अपन ने क्या देखा अभी तक, कि इनके ऊपर तो लग रही है स्लैब रेट, और यहाँ पर देखो जहां जहां अमेंडमेंट आएगा वहां वहां मैं आपको बोलूंगा ऐसे अमेंडमेंट लिख दो स्टार बना के। तो ये स्लैब रेट जो है ना, इसमें आया है लेटेस्ट अमेंडमेंट। आपको क्या करना है, या तो अगर आपके पास मल्टीपल कलर के पेन है तो उससे लिखना है जहां जहां अमेंडमेंट में बताऊं, क्योंकि अमेंडमेंट्स हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंस रखते हैं। बाद में जाकर के क्या होगा कि अमेंडमेंट सेपरेटली भी एक बार देखने होते हैं कि अच्छा ये आए, क्योंकि अमेंडमेंट जो नया अटेम्प्ट होता है ना, वो आता ही आता है हमेशा, उससे रिलेटेड टॉपिक आता है। तो यहाँ पर अमेंडमेंट है। बेसिक्स में देखो कहाँ कहाँ अमेंडमेंट है, एक यहाँ हुआ, एक यहाँ हो गया, अभी अभी बताया मैंने यहाँ पर। ये वाला जो पार्ट है 21-22, ये भी एक अमेंडमेंट है। पिछले साल यहाँ पर 20-21 था, तो ये भी अमेंडमेंट के अंदर आ गया। इसके अलावा जब मैं आपको अभी सरचार्ज पढ़ाऊंगा तो वहां पर भी अमेंडमेंट आया हुआ है, सरचार्ज की रेट्स में भी चेंज है। तो ये चेंजेस है अमेंडमेंट से। साथ साथ मैं आपको बताऊंगा जहां भी अमेंडमेंट आएगा इस तरीके से अमेंडमेंट लिख देंगे अपन। ठीक है, चलिए इससे आगे अपन नेक्स्ट क्लास में बढ़ेंगे और ये जो न्यू टैक्स रिजाइम है इसके बारे में जानेंगे कि इसमें क्या अमेंडमेंट और चेंजेस आए। और आने वाली 2 क्लासेस के अंदर अपन बेसिक्स को खत्म कर देंगे, कोई ज्यादा बड़ा बेसिक्स नहीं है अपना। इंटर के अंदर तो 20 क्लासेस तक हम बेसिक्स पढ़ते हैं, यहाँ पर सिर्फ 2-3 क्लास का बेसिक्स। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ऑनलाइन वाले फटाफट से बता दीजिए कि आपको ये सारी बात क्लियर है, किसी का कोई डाउट है तो बताओ। हाँ, जो भी ऑनलाइन में भैया ऑफलाइन वाले हैं ये सब फटाफट से ऑफलाइन में आइए, क्योंकि जो मोड लगता है उसी में रहिए आप, वरना कभी आप ऑनलाइन कभी आप ऑफलाइन ऐसा ना करें। हाँ जी, बताइए फटाफट से। प्रियंका, ऋषिका, पम्मी, ध्रुव, आर्यन,
स्वीटी बताओ फटाफट से सभी लोग। ठीक है। ओके।